हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम लोग आस्था आईएएस के द्वारा जो 72 बीपीएससी का आपका टेस्ट कराया जा रहा है उसका हम लोग देखेंगे। फुल लेंथ टेस्ट आपका एक होने वाला है, ध्यान रखिएगा। देखिए आपका ये पार्ट 1 अब पार्ट 2 के थ्रू में होगा। आज आपका 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आपका कंप्लीट कराया जाएगा। और आप लोग बोलिएगा भैया इसका प्रैक्टिस सेट नंबर अभी एक क्यों करवा रहे हैं? इसलिए करवा रहे हैं कि जो जो प्रैक्टिस सेट आपका छूट गया है वो हम पीछे से कवर करते हुए जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा भैया। अब वीडियो को 1.10x पे देखिएगा, वीडियो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। चलिए बिना कोई देर के वो चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो उससे पहले अभी तक आप लोग नए भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया। देखिए 1 नंबर प्रश्न है, अमेरिका ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो आप लोग को पता होगा भैया, अमेरिका ने आपका मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर आपका अमेरिका की खाड़ी कर दिया। क्या कर दिया? तो अमेरिका की खाड़ी कर दी है, याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए जनवरी 2026 में पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका संगम कुमार साहू को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिए, देखिए जस्टिस संगम कुमार साहू को 1 जनवरी 2026 को पटना हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो ये आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान को ये आपका 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, देखिए मध्य प्रदेश में माधव नेशनल पार्क को देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया का मध्य प्रदेश के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। मतलब 25वें IIFA अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? देखिए किसने जीता है? तो आपका एनिमल जीते हैं। कौन जीते हैं? तो एनिमल जीते हैं, याद रखिएगा। देखिए अमर सिंह चमकीला ने 2025 में हुए 25वें आईफा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है, क्योंकि यह ऑप्शन नहीं है। इसीलिए सवाल से हिसाब एनिमल जो 2024 में आईफा विनर था या लापता लेडी 2024 का एक मशहूर फिल्म सही जवाब हो सकता है। एनिमल ने 2024 में समारोह में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है, याद रखिएगा। चलिए पूरा लापता लेडीज़ के बारे में भी बता दिए भैया, थोड़ा सा इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न होते हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन सही है। देखिए कथन 1 में आपका है, इनका निधन 23 दिसंबर 2025 को 28वें वर्ष की आयु में हुआ है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए उन्होंने भारतीय साहित्य को सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिए। ये भी आपका ज्ञानपीठ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नौकर के कमीज उनका प्रसिद्ध उपन्यास था, जो कि ये भी बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। उन्होंने 2023 में पेन नोबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी जीते थे, याद रखिए। ये भी आपका बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के संदर्भ में चारों कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी आपका जो है सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो होप मिशन की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई है? होप मिशन की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई है? तो आपका इसरो के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। विश्व बाघ दिवस 2025 की थीम है। विश्व बाघ दिवस 2025 की थीम क्या है? तो 2025 की थीम आपको क्या ध्यान रखिए, तो 2025 का थीम आपका है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा सोल्यूशन से सुनते हैं, हो सकता है आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए वर्ल्ड टाइगर डे 2025 की थीम है, देखिए इंडिजिनस पीपुल्स एंड लोकल कम्युनिटी एट द हार्ट के साथ टाइगर रिजर्व का भविष्य सुरक्षित करना। दिए गए ऑप्शन में कोई भी इसमें से मैच नहीं करता है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा। देखिए लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट, जिसके साथ में जो टाइगर की भविष्य सुरक्षित करना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। चलिए 8 नंबर प्रश्न बताइए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। देखिए शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने, जो कि बिल्कुल आप सबको पता है भैया। ISS मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला का चयन नासा और इसरो के मानव अंतरिक्ष सहयोग कार्यक्रम के तहत किया गया है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा।
ध्यान रखिए दोनों कथन आपका सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा इसमें आप लोग को याद करना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो 7वें खेलो इंडियन यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, वह राजगीर, पटना, राजगीर, भागलपुर, गया, बेगूसराय और नई दिल्ली में आपका किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सातवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के 5 शहरों में, जैसे पटना हो गया, राजगीर हो गया, गया हो गया, भागलपुर हो गया, बेगूसराय और नई दिल्ली में किया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। बच्चे दिसंबर 2025 के बाद अमेरिका में प्रवेश करने वाले नए HIV वीज़ा आवेदकों के लिए अमेरिकी सरकार ने कितने नए प्रवेश शुल्क लागू किया है? कितने नया प्रवेश शुल्क लागू किए हैं? तो आपका $1,00,000 का आपका नियुक्त किए हैं। ध्यान में रखिए। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं तो थोड़ा सा बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। देखिए US सरकार ने सितंबर 2025 के बाद नए H1B देखिए एलिकेंटस के लिए $1,00,000 की नई एंट्री फीस लागू की है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। दिसंबर 2025 में IIT पटना द्वारा बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम उद्घाटित किया गया है। तो वो क्या रखा गया? तो सबको पता भी आपका परम रुद्र रखा गया है। याद रखिएगा। देखिए IIT पटना में शुरू किए गए बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम आपका परम रुद्र रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है? उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? यहाँ पे देखिए उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। देखिएगा कथन 1 में आपका है, देखिए कथन 1 में आपका है डिजिटल जनगणना 2027 भारत की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना और स्वतंत्रता के बाद 18वीं जनगणना होगी, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए पहली बार जनगणना की प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल माध्यम, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल में आयोजित की जाएगी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। यह इस जनगणना में पहली बार जाति गणना को इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जनगणना का प्रथम चरण आवास गणना अप्रैल-सितंबर 2027 में संपन्न किया जाएगा, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसका सभी कथन सही हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी कथन आपका जो है सो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। बताइए दिसंबर 2025 में स्वीकृत जी राम जी अधिनियम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिसंबर 2025 में स्वीकृत जी राम जी अधिनियम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो? देखिए इस अधिनियम में मनरेगा का उत्तोलन क्या उन्नत संस्करण है, जो ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का रोजगार की गारंटी देता है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नए कानून के तहत मंजूरी के साप्ताहिक भुगतान सुनिश्चित करने का प्रावधान है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही है। आवेदन के 30 दिनों के भीतर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इस मिशन के तहत निधि साझाकरण का अनुभव केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 निर्धारित किया गया है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। क्या दिसंबर 2025 में स्वीकृत जी राम जी अधिनियम 2025 के संदर्भ में चारों कथन आपका बिल्कुल सही है। याद कर लीजिए चारों कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। केंद्र सरकार द्वारा घोषित आयकर अधिनियम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? केंद्र सरकार द्वारा घोषित आयकर अधिनियम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 को प्रभावी होकर 1961 में पुराने आयकर अधिनियम का स्थान लेगा, जो कि बिल्कुल आपका सही है। नए अधिनियम के धाराओं की संख्या घटाकर 536 कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वित्त वर्ष 2025-26 की पुरानी कर व्यवस्था स्वतः विकल्प होगी, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही है। नई दिल्ली में व्यवस्था के तहत मानव कटौती को बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा, विशेष रूप से आपको पढ़ना होगा और समझना होगा कि क्वेश्चन क्या था। केंद्र सरकार द्वारा घोषित आयकर अधिनियम 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन सही था? आपका चारों कथन जो है सो बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर।
बताइए कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए भारत के किस शहर को चुना गया है? तो भारत के किस शहर को चुना गया है? तो सबको पता था कि अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ 2030 के होस्ट करने के लिए चुना गया है। किसको? अहमदाबाद को, यानी गुजरात को। तो वैश्विक भूख सूचकांकों 2025 में भारत के किस स्थान पर हैं? भारत किस स्थान पर है? तो ये आपका 102 स्थान पर है। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 102वां है, याद रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न में भारत के 94वां रामसर स्थल गोगाबिल झील किस राज्य में घोषित किया गया है? किस राज्य में घोषित किया गया है? तो आपका बिहार में घोषित किया गया है। देखिए भारत का 94वीं रामसर साइट गोगोबिल झील बिहार के कटिहार जिले में है, याद रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। बताइए रिजर्व बैंक एकीकृत क्या है? ओमडोसमैन योजना RBIOS 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिजर्व बैंक एकीकृत क्या है? ओमडोसमैन योजना 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बताइए कि इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन सही है? देखिए एक में यह संशोधित योजना 1 जुलाई 2026 को प्रभावी होगी, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। RBI ओमडोसमैन की नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्षों की अधिक अवधि के लिए की जाएगी, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही है। RBI देखिए ओमडोसमैन के पास लाए गए विवाद की राशि पर कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखिए ओमडोसमैन अधिकतम 30 लाख तक का मुआवजा प्रदान करने की शक्ति रखता है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चारों कथन आपका जो है बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। चलिए इसको क्या करना है? मिलान करना है। चलिए इसका मिलान कर देते हैं। इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा? देखिए सतत व्यापार सूचकांक 2025, इसका हो जाएगा आपका एक में भारत का 23वां स्थान। ध्यान रखिए क्या बोले? प्रतियोगिताएँ और योजनाएँ हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 तो इसका हो जाएगा आपका ध्यान रखिए 2 में हो जाएगा मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान प्राप्त हुए हैं। ISSF शॉटगन 2025 आपका इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए 3 में हो जाएगा आपका जोरावर सिंह संधू कांस्य पदक जीते हैं। सुल्तान जोहार कप भारत रजत पदक जीता, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए और लाइक तो बिल्कुल कर दीजिएगा भैया, लाइक को भी मत भूलिएगा। ठीक है, सतत व्यापार सूचकांक 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सतत व्यापार सूचकांक 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। देखिए एक में सतत विकास सूचकांक 2025 का आयोजन 20 अक्टूबर 2025 को किया गया, जो कि आपका बिल्कुल सही है। इसका आयोजन भारत में किया गया था, बिल्कुल भारत में किया गया था। इसका उद्देश्य कंपनियों का और व्यवसायों की सतत विकास के पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका तीनों कथन आपका जो है बिल्कुल राइट है। अगला किस नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए स्थान है आपका मेजबान देश हैं। बताइए G20 शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान देश आपका कौन थे? तो इनका मेजबान देश आपका थे दक्षिण अफ्रीका। बताइए बिम्स्टेक सम्मेलन 2025 के मेजबान देश कौन थे? तो इनके मेजबान देश आपको जो है बताइएगा, इनके मेजबान देश आपका हो जाएंगे थाईलैंड थे। तो G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आपका मेजबान देश आपका कौन है? तो इनके मेजबान देश आपका कनाडा है। अब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आपका मेजबान देश कौन है? तो आपका ब्राज़ील है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। मतलब प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं एवं उनके मुख्यालय के बारे में सुमेलित नहीं है। क्या प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं एवं उनके मुख्यालय के बारे में सुमेलित नहीं है? कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? तो विक्रम साराभाई केंद्र बेंगलुरु, ये आपको बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो भारत के उपमत क्या है रॉकेट और अंतरिक्ष वाहनों का ध्यान केंद्रित करता है, भारत के केरल में तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ? केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। बाकी इसरो बेंगलुरु बिल्कुल सही है, बार्स मुंबई बिल्कुल सही है, ICAR दिल्ली आपको बिल्कुल सही सुमेलित है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बेंगलुरु नहीं होगा, आपका तिरुवनंतपुरम केरल हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 23 में प्रश्न में प्रमुख संस्था एवं उनके प्रमुख के बारे में असत्य कथन है। प्रमुख संस्था एवं
उनके प्रमुख के बारे में असत हैं। प्रमुख संस्था एवं उनके प्रमुख के बारे में असत कथन कौन सा है? तो देखिए असत कथन इसरो का चेयरमैन डॉक्टर बी नारायण, बिल्कुल ये तो आपका सही है। डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर समीर बी कामत, बिल्कुल आपका सही है। परमाणु ऊर्जा आयोग डॉक्टर अजीत मोहंती, बिल्कुल आपका सही है। नीति आयोग राजीव कुमार, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। 24 नंबर पर हमें नाभिकीय ऊर्जा मैप में शामिल नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा मैप में शामिल आपका क्या नहीं है? तो आपका नालंदा जो है सो शामिल नहीं है, याद रखिए। 25 नंबर पर समझते सोशल मीडिया तथा उनके संस्थापकों के बारे में असत कथन है। सोशल मीडिया तथा उनके संस्थापकों के बारे में असत हैं, कौन सा आपका असत है बताइएगा। देखिए फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, क्या आपका ये सही सुमिलित हैं या ये आपका असत है? फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग ये तो आपका देखिए बिल्कुल सही है। यूट्यूब का स्टीव चैन, बिल्कुल आपका सही है। इंस्टाग्राम के केविन सिंस्ट्रोम, बिल्कुल आपका सही है। टेलीग्राम के पेबल डूरो, बिल्कुल आपका सही है। हालांकि उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें असत नहीं, इसमें सत्य लिखना चाहिए। कौन सा इसमें से आपका सत्य है? तो इसका सही उत्तर आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बिल्कुल सही सुमिलित था। 26वां प्रश्न बताइएगा, कृत्रिम बुद्ध का जनक किसे कहा जाता है? कृत्रिम बुद्ध का जनक किसे कहा जाता है? तो कृत्रिम बुद्ध का जनक आपका जो है सो जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। किसको कहते हैं? जॉन मैकार्थी को आपका कृत्रिम बुद्ध का जनक कहा जाता है। 27 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसे एक कृत्रिम बुद्ध का उपयोग आप कहते हैं? तो ये निम्नलिखित में से किस एक कृत्रिम बुद्धि का उपयोग आप करते हैं? किस बुद्धि का आप लोग उपयोग करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए IRCT दिशा का आपका करते हैं, SBI SIA का करते हैं, आज तक सना का भी करते हैं। उपयुक्त डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तीनों का जो है हम लोग उपयोग करते हैं। 28 नंबर प्रश्न बताइएगा, पानी की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पानी की शुद्धता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, देखिए आपका pH मान का किया जाता है, COD का किया जाता है, BOD का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली या देश के विभिन्न भागों में वायु की शुद्धता के लिए प्रयुक्त AQI के आदर्श मान होना चाहिए। आदर्श मान आपका कितना होना चाहिए? तो आपका 0 से 50 होनी चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। समय के मात्रक के संदर्भ में कौन सा सुमिलित है? समय के मात्रक के संदर्भ में कौन सुमिलित हैं? कौन सुमिलित हैं? तो एक सूर्य मास 365 दिन, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? तो वो कौन सा असत्य कथन है? देखिए ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। बाकी हृदय अपस्रव आवृत्ति में कंपन करता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। मैंक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। पराश्रम ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसमें असत्य कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल गलत है। 32 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के किरणों का उपयोग जाली दस्तावेज को पता लगाने में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के किरणों का उपयोग जाली दस्तावेज को पता करने में किया जाता है? किसका किया जाता है? तो ये आपका पराबैंगनी किरणें का जो है किया जाता है। देखिए पराबैंगनी किरणें सूर्य आर्क स्पार्क गर्म निर्वात स्पार्क तथा आयनित गैसों द्वारा उत्पन्न होती है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा परिघटना दृष्टि भ्रम नहीं है? ये सब वन लाइनर क्वेश्चन आ रहा है। अभी थोड़ा सा इस पर आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि कितना इजी क्वेश्चन है, और सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा परिघटना दृष्टि भ्रम नहीं है? दृष्टि भ्रम आपका कौन सा परिघटना नहीं है? तो याद रखिए, देखिए आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, ये जो सबका परिघटना का दृष्टि भ्रम नहीं है, याद रखिएगा। अगला 34 नंबर प्रश्न बताइएगा, प्रतिदीप्त पदार्थ और उनके उत्पन्न प्रकाश के रंग को सुमिलित कीजिए। बताइएगा, प्रतिदीप्त पदार्थ और उसके उत्पन्न प्रकाश के रंगों को सुमिलित करना है। क्या करना है? सुमिलित करना है। बताइए, चलिए इसका आराम से हम सिर्फ सुमिलित करते हैं। देखिए फ्लोरिसिन, क्या है? फ्लोरिसिन, इनका आपका उत्पन्न प्रकाश का रंग क्या हो जाएगा? तो आपका हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हरा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? याद रखिएगा। चलिए इसका कहते हैं कैडमियम बोरेट। कैडमियम बोरेट का आपका हो जाएगा गुलाबी रंग का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसका उत्पन्न प्रकाश का रंग आपका कौन जाएगा? तो आपका गुलाबी रंग हो जाएगा। कहाँ है गुलाबी रंग? तो ये आपका 4 में है। उसके बाद आपका जो मैग्नीज है,
टंग स्टेट के साथ इसका क्या सही रंग हो जाएगा आपका श्वेत रंग हो जाएगा। बाकी आपका बच गया जिंक सिलिकेट का आपको हो जाएगा नीला रंग, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को हमको पता था क्योंकि कल यही क्वेश्चन हम याद किए थे। चलिए 35 नंबर प्रश्न बताइए, किसी तत्व के परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है। तो किसी तत्व के परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है, किससे संदर्भित की जाती है, तो ये आपका प्रोटॉन की संख्या से आपका संदर्भित की जाती है। देखिए परमाणु संख्या इसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे अक्षर Z से दर्शाया जाता है, याद रखिएगा। जैसे चांदी का मुख्य अयस्क है, चांदी का मुख्य अयस्क है, तो चांदी का आपका मुख्य अयस्क जो हो जाएगा आपका ध्यान रखिए, चांदी का मुख्य अयस्क क्या हो जाएगा, तो एजेंटाइड हो जाएगा। क्या होगा, एजेंटाइड हो जाएगा। अगला 36 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड जो आपको जो सागर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन भी है, आप लोग भी देखो समझ पा रहे होंगे। विद्युत वाहनों में मुख्य रूप से प्रयुक्त किया जा रहा है, विद्युत वाहनों में मुख्य रूप से प्रयुक्त किया जा रहा है, तो आपका लिथियम प्रयुक्त किया जा रहा है। अगर क्या प्रयुक्त किया जाए तो लिथियम आपका प्रयुक्त किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। प्रश्न नंबर 39 की ओर चलिए मिलान करना है। देखिए चलिए बताइए इसमें कौन सा सम्मिलित करना है। वाशिंग सोडा आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कहाँ, तो ये पर 4 में हो जाएगा। बताइए कॉस्टिक सोडा आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका 1 में हो जाएगा। नीला थोथा आपको किस में, तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट में हो जाएगा। हाइपो हो जाएगा आपका सोडियम थोयो सल्फेट, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। इसको थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा, BBI क्वेश्चन है ये। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ भैया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आवर्त सारणी के हेलोजन ग्रुप के संदर्भ में कौन सा कथन आपका असत्य है। आवर्त सारणी के हेलोजन ग्रुप के संदर्भ में कौन सा कथन आपका असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। देखिए ब्रोमीन जो कांच के प्रहार कर सकता है, प्रहार कर सकता है, ये आपका बिल्कुल असत्य है, याद रखिए बिल्कुल असत्य है। बाकी ए सही है, बी सही है और डी आपका सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए, हवाई पट्टियाँ को प्रदीप्त करने हेतु संकेत लेपों में किस धातु का उपयोग किया जाता है, किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो अपन नियोन का उपयोग किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए निम्न दाब पर नियोन गैस से विद्युत विसर्जन कराने पर लाल रंग की चमक उत्पन्न होती है। लाल रंग का परिकीर्ण कोहरे में भी बहुत कम होता है, इसीलिए नियोन लैंप का प्रयोग हवाई पट्टियों को प्रदीप्त करने हेतु वह संकेतक लैंपों में किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है यानी कि गलत है, ये आप लोग को बताना है। तो ये कौन सा कथन आपका इसमें गलत है। तो देखिए टेफ्लॉन तथा कोर्डरोन बहुलक हैं, जो कि बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉलीथीन एलिएथिलीन एक बहुलक है जो कि बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ क्लोरोफिल है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। हम लोग इसमें बोला कौन सा कथन आपका असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल असत्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हम लोग निम्नलिखित रोग और उससे प्रभावित अंगों को सुमरित कीजिए। आपको ये रोग दिया हुआ है और उससे प्रभावित अंग किसको का प्रभावित अंग को करता है, ये आप लोग को बताना है, ध्यान रखिएगा। देखिए डायरिया प्रभावित अंग आपका क्या कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा पाचन तंत्र। किस कौन सा हो जाएगा, तो पाचन तंत्र हो जाएगा। देखिए एस्केरियासिस ये आपका किससे हो जाएगा, तो छोटी आंत को आपका प्रभावित करता है। क्षय रोग किसको प्रभावित अंग क्या हो जाएगा, क्षय रोग का प्रभावित अंग हो जाएगा आपका फेफड़ा। सर फेफड़ा आपका न्यूमोनिया हो जाएगा आपका श्वसन तंत्र, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा भी आप लोग याद ध्यान रख के कर लीजिएगा। अगर 44वां प्रश्न बताइए, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में कौन सा कथन आपका असत्य है। हीमोग्लोबिन के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है, ये आप लोग को बताना। कुछ रोग के प्रति प्रतिरक्षी प्रदान करता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। बाकी आपका ए सही है, बी सही है और डी भी आपका सही है, आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए ए में आपका रक्त में ऑक्सीजन के संचार करता है, बिल्कुल सही है। या लो युक्त यौगिक है, बिल्कुल सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के बारे में
ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन के संदर्भ में कथन ए, बी और डी आपका सही है, बाकी सी आपका गलत है। पूछ भी रहा था कि कौन सा आपका गलत है। ये सॉरी, अगर लगातार कोई व्यक्ति सप्ताह से ज़्यादा दिनों तक उपवास करता है तो उसे लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसके लीवर पर आपका क्या प्रभाव पड़ता है? तो लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर। तो किसी व्यक्ति में भीम भीमाका यत्व या बौनापन है तो वह किस हार्मोन के कारण होता है? वो किस हार्मोन के कारण होता है? तो ACTH हार्मोन के कारण आपका होता है, याद रखिएगा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ACTH हार्मोन के कारण हो जाएगा, याद रखिए। बौनापन जो है आपका भीमाका यत्व या बौनापन आपका ACTH हार्मोन के कारण आपका ये होता है, याद रखिएगा। 47वां प्रश्न, विभिन्न पौधे एवं उनके वनस्पतीय नाम से सुमिलित नहीं है। तो विभिन्न पौधे एवं उनके वनस्पतीय नाम से सुमिलित नहीं है, कौन सा आपका सुमिलित नहीं है? ठीक है, तुलसी, हॉली वालिस बिल्कुल सही सुमिलित है ये तो आपका। हल्दी, करकुमा ये भी आपको बिल्कुल सही सुमिलित है। नीम, आज़ादी रास्ता बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। आम, केरिका ये आपका सही सुमिलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें बोल रहा था विभिन्न पौधे हैं उनके वनस्पति नाम से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सुमिलित नहीं है, याद रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न पे आते हैं, बताइएगा। देखिए कौन सा इसमें असत्य है? असत्य कौन सा? देखिए विटामिन ए, रेटिनॉल बिल्कुल ये तो आपका सही है। विटामिन सी, एस्कर्बी अम्ल बिल्कुल सही है। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल बिल्कुल सही है। विटामिन ई, ग्लूकोज आपका बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका गलत है। देखिए टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, क्या है? विटामिन ई जो है आपका टोकोफेरॉल का नाम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। कहते हैं अनुवंशिकी से संबंधित असत्य हैं। अनुवंशिकी से संबंधित इसमें से कौन सा आपका असत्य है? तो आपका देखिए मानव जीनोम, राजीव वाहला का ये बिल्कुल आपका असत्य है। अनुवंशिकी का जनक आपका मंडल को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। डोली क्लोन का आपका इयान विलमुट को कहा जाता है। स्टेम सेल की खोज जेम्स टीर को कहा जाता है, याद रखिएगा। इसमें बोल रहा था कौन सा आपका असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। संविधान सभा के बारे में असत्य है। संविधान सभा के बारे में इसमें से कौन सा आपका असत्य है? कौन सा कथन आपका असत्य यानी कौन सा आपका कथन गलत है? इसमें सभी आपका जो है गलत है। थोड़ा सा ये आंसर को भी एक बार प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, देखिएगा इसका सही उत्तर आपका क्या होगा। अगर आप लोग को पता चला होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा इसका आंसर। तो संविधान सभा के बारे में असत्य हैं। संविधान सभा के बारे में असत्य हैं तो कुल अनुसूचियाँ 11 जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए कुल अनुसूची आपका कितना है? तो आपका 12 है, ध्यान रखिएगा। कुल भाग देखिए भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद 448 व भाग 25 हैं, कुल अनुसूचियाँ 12 हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 52 की ओर। अनुसूचियों एवं उनके विषय के बारे में सही सुमिलित नहीं है। अनुसूचियों एवं उनके विषय के बारे में कौन सा आपका सही सुमिलित नहीं है? देखिए अनुसूची 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। सूची 2 में वेतन बिल्कुल सही सुमिलित है। सूची 4 में आपका लोकसभा का सदस्य बिल्कुल आपका सही सुमिलित नहीं है, ध्यान रखिए, बिल्कुल सही सुमिलित है। अनुच्छेद 10 दर बदल कानून बिल्कुल आपका ये भी सही है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मुझे अनुसूची 4 के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए छठी अनुसूची का विषय मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य में जनजाति क्षेत्रों का प्रवासन बरदोली कमेटी की सिफारिश पर संविधान के इस अनुसूची को जगह दी गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा इसका आंसर देखिए भी हमको नहीं मालूम है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की ओर। तो मूल भारतीय संविधान, बाकी ये सब आपका सही है भैया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही सुमिलित नहीं है, आप लोग जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बाकी ए तो आपका बिल्कुल सही है, बी भी आपका सही बिल्कुल सही है और डी भी आपका बिल्कुल सही है। भारतीय मूल संविधान में लिखित एक मौलिक अधिकार जिसके बाद वैधानिक अधिकार बना दिया गया है वह है, जो बना दिया गया है वैधानिक अधिकार वो बना दिया गया वह क्या है? तो संपत्ति का अधिकार है। क्या है? तो संपत्ति का अधिकार है। देखिए मूल भारतीय संविधान में लिखित एक मौलिक अधिकार जिसे बाद में वैधानिक अधिकार बना दिया गया वह आपका संपत्ति का
अधिकार है। क्या हुआ? संपत्ति का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 54 की ओर। तो संसदीय समिति के बारे में असत हैं। संसदीय समिति के बारे में क्या असत हैं? संसदीय समिति के बारे में जो सबको भारतीय संसद में केवल 2 वित्तीय समितियां हैं, याद रखिएगा। ये आपका बिल्कुल असत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल असत हो जाएगा। बाकी CAG के रिपोर्ट की जांच लोकसभा समिति करते हैं, बिल्कुल सही है। संसदीय समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों, संसदीय समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्यों का अनुपात 2:1 है, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए, प्राक्कलन समिति केवल लोकसभा सदस्य होते हैं, बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। बाकी इसमें बोल रहा था कौन सा कथन आपका असत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है बिल्कुल असत है, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार है। बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार है। कानून बनाने का अधिकार आपको जो है सिर्फ आपका संसद के पास है। किसके पास है? सिर्फ संसद के पास है। ये भारतीय संविधान के शक्तियों का विभाजन 3 सूची में रेखांकित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची। अवशिष्ट शक्तियाँ जो किसी भी सूची में नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार यानी संसद को है, याद रखिएगा। 56 नंबर प्रश्न बताइए, लोकसभा सदस्यों की संख्या के अनुसार सही क्रम है। लोकसभा सदस्यों की संख्या के अनुसार सही क्रम है। सही क्रम आपका हो जाएगा यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार हो जाएगा, याद रखिए। कौन सा हो जाएगा? आपको ये हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग नहीं समझ में आया होगा, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, लोकसभा में सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में आपका 80 लोकसभा सीटें हैं, महाराष्ट्र में आपका 48 लोकसभा सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में आपका 42 लोकसभा सीटें हैं, बिहार में आपका 40 लोकसभा सीटें हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 की ओर। संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में सही सुमेलित नहीं है। संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, राष्ट्रपति का वेतन आपका कितना है? तो 5 लाख रुपया है, बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति का 4.5 लाख रुपया, ये बिल्कुल आपका गलत है। राष्ट्रपति का आपका सिर्फ 4 लाख होता है। कितना होता है? 4 लाख होता है, याद रखिएगा। तो राज्यपाल का 3.5 लाख होता है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री का 1.6 लाख होता है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। हालांकि इसमें बोल रहा है कि संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में कौन सा आपका सही नहीं है, तो आपका देखिए, उपराष्ट्रपति का वेतन आपका 4.5 लाख लिखा था, जो कि सही नहीं है, इसका 4 लाख वेतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, प्रश्न नंबर 58 को। संविधान संशोधन तथा उसके विषय के बारे में सही सुमेलित नहीं है। संविधान संशोधन तथा उनके विषय के बारे में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? देखिए, संशोधन 52 दल बदल प्रतिषेध, बिल्कुल आपका सही है। देखिए, संशोधन 86 अनिवार्य शिक्षा, बिल्कुल आपका सही है। संशोधन 91 मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है, बिल्कुल आपका सही है। संशोधन 100 EWS आरक्षण, बिल्कुल आपका ये सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका सुमेलित नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 101 तब तो GST वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। किससे है? इसको आप काट दीजिएगा। संशोधन 101 आपका हो जाएगा GST वस्तु एवं सेवा कर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 की। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। ये विभिन्न अनुच्छेद तथा उनके विषय के बारे में असत कथन है। विभिन्न अनुच्छेद तथा उनके विषय के बारे में असत कथन है, तो असत कथन आपका कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखिए, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार, बिल्कुल आपका ये सही है। अनुच्छेद 76 महानवादी, बिल्कुल आपका सही है। अनुच्छेद 280 विधि आयोग, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति का त्यागपत्र, बिल्कुल आपका सही सुमेलित नहीं है, याद रखिए, बिल्कुल आपका सही सुमेलित नहीं है। देखिए, इसका अनुच्छेद 72 के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 का 1 के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ध्यान में रखिए, कितना? अनुच्छेद 56 का 1, इसको काट दीजिएगा, 56 का 1 लगा दीजिएगा। कितना? 56 का 1 राष्ट्रपति का त्यागपत्र, याद रखिएगा। किसको तो सौंपते हैं? तो आपका उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। 60 नंबर प्रश्न बताइए, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार विभिन्न घाटे के अनुमान के बारे में सुमेलित हैं। तो केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार विभिन्न घाटे के अनुमान के बारे में सुमेलित हैं, तो वो कौन सा सुमेलित हैं, याद रखिएगा। तो इसका आपका सुमेलित राजस्व प्रभावी राजस्व घाटा 3% है, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। 61 नंबर प्रश्न बताइए, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार करों के आय के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार करों से आय के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, तो आपका सीमा शुल्क 5P आपका सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा।
तो जीएसटी 15P बिल्कुल सही है, निगम कर 18P बिल्कुल सही है, आयकर 21P बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। बाकी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सुमिलित नहीं है, बोल भी रहा था कौन सा सुमिलित नहीं है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। बताइए मौद्रिक नीति में बैंकों द्वारा आरबीआई के पास जमा पर जो ब्याज मिलता है, तो मौद्रिक नीति में बैंकों द्वारा आरबीआई के पास जमा पर जो ब्याज मिलता है, जो ब्याज आपका क्या मतलब, तो जो ब्याज आपका जो है सो अस्थायी जमा सुविधा मिलता है और रिजर्व रेपो दर मिलता है, याद रखिएगा 2 और 3 मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर 63 नंबर पर हम देखिए, चलिए इसको मिलान करना है, इसका आंसर प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 64 नंबर पर बताइए बैंकों में सेवाओं की शुरुआत के संदर्भ में असत कथन है, क्या मतलब बैंकों के सेवाओं में शुरुआत के संदर्भ में असत कथन कौन सा है, ध्यान रखिएगा इसमें असत कथन हो जाएगा एटीएम 1947 बिल्कुल सही है। देखिए भीम ऐप 2016 बिल्कुल आपका सही है, भुगतान बैंक सेवा 2017 बिल्कुल सही है, एनपीआईएल की स्थापना 2005 ये बिल्कुल आपका गलत है। एटीएम कैब का स्थापना कब होता है, तो 1987 में बिल्कुल आपका सही है, ये सब आपका बिल्कुल सही है। तो एनपीआईएल की स्थापना 2005 ये बिल्कुल आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 65 सेबी के बारे में असत है, मतलब सेबी के बारे में कौन सा आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए सेबी के बारे में जो है आपका स्थापना 1988 में हुआ बिल्कुल सही है, वैधानिक दर्जा 1992 में मिला था बिल्कुल सही है, प्रमुख कार्य शेयर बाजार विनियमन बिल्कुल आपका सही है, वर्तमान चेयरमैन श्रीमती माधवीपुरी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चारों आपका जो सेबी के बारे में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मतलब 66 नंबर प्रश्न पे आते हैं। बताइए विभिन्न पोर्टल तथा उससे संबंधित विषय का सही संबंध है, विभिन्न पोर्टल तथा उससे संबंधित विषय का सही संबंध है, तो सही संबंध आपका क्या हो जाएगा, तो इनका सही संबंध आपका हो जाएगा अस्थायी पोर्टल परिवहन हो जाएगा, बिहार पोर्टल बिहार कृषि हो जाएगा, नीतीश पोर्टल आपदा जागरूकता हो जाएगा, जेपीपी जन परिचय पोर्टल आपका सरकारी योजनाएं हो जाएंगे, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या था, विभिन्न पोर्टल तथा उससे संबंधित विषय का सही संबंध है, तो चारों आपका जो है बिल्कुल सही संबंध है। 67 नंबर प्रश्न बताइए पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार सत्य है, तो कौन सा सही है, बताइए किसके बारे में, पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट के बारे में कौन सा इसमें सत्य है, ये आप लोग को बताना है। देखिए आपका 1 मई 2022-23 के कुल दुग्ध उत्पादन 230.5 लाख है, तो बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। देखिए सर्वाधिक दूध उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखिए अंडा उत्पादन में सबसे अधिक योगदान आंध्र प्रदेश का है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। मांस उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी बिहार का हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर इसमें बोला कौन सा आपका सत्य है पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट के बारे में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 1, 2, 3 आपका सही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 68 की ओर। हाल ही में गठित 16वें वित्त आयोग के बारे में सत्य है, हाल ही में गठित 16वें वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। देखिए अध्यक्ष आपका अरविंद पांडिगा है, ये तो आपका बिल्कुल सही है 16वें वित्त आयोग के बारे में। अन्य सदस्य 4 हो जाएंगे इसमें, जो बिल्कुल सही है। संविधान का अनुच्छेद 280 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। उद्देश्य केंद्रीय कर एवं शुल्क का राज्यों का वितरण, बिल्कुल आपको ये भी सही हो जाएगा, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए गठित हाल ही में गठित जो किया गया 16वें वित्त आयोग का, उसके बारे में आपको चारों कथन आपका बिल्कुल सही है, ये आप लोग को याद कर लेना है। तो नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में सत्य है, नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में सत्य है। नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको कौन सा कथन आपका सत्य है, तो देखिए साहित्य विक्रम सेठ को मिला है, बिल्कुल सही। शांति में मारिया कोरिना को मिला, बिल्कुल सही है। उसके बाद चिकित्सा मेरी ई बुनकोच +2 को मिला, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। 1, 3 और 4 एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे, ये आपका 2 नहीं होगा, इसका कौन सा सत्य है, तो 1, 3 और 4 आपका सत्य है, 1, 3 और 4 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 70 की ओर। हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण किए हैं, तो हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है, किसने शपथ ग्रहण आपका किए हैं, तो ये आपका किए हैं हरिलाल समरिया किए हैं। कौन किए हैं, हरिलाल समरिया किए हैं, याद रखिएगा। 71 नंबर प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से ये गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है, निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है, कौन सा वर्णन का सटीक बैठता है, तो ध्यान में रखिए नागरिक सेवाओं में सुधार करना, ये भी आपका जो है सो
सटीक वर्णन बैठता है। शासन पारदर्शित लाना, ये भी आपका सटीक वर्णन बैठता है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, ये भी आपका सटीक बैठता है। और लोकतंत्र में मजबूत करना, ये भी आपका सटीक बैठता है। किसके बारे में? ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक वर्णन बैठता है? ये चारों जो आपको बिल्कुल सटीक वर्णन बैठता है, याद रखिएगा। अगला 72वां प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित है? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से आपका बिल्कुल सही सुमेलित, याद रखिएगा। रणजी ट्रॉफी से क्रिकेट से आपको सुमेलित है, ये तो आप लोग को पता है ना। कि उसके बाद आपका रॉबर्ट्स कप फुटबॉल से सुमेलित है, ये भी आपका सही हो जाएगा। डुरंड कप आपका फुटबॉल से हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी रंगास्वामी कप पोलो आपका बिल्कुल सही सम्मिलित नहीं होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 73 की ओर। देखिए, भारत रत्न पुरस्कारों के बारे में कथनों पर विचार करें। क्या है? भारत रत्न पुरस्कारों के बारे में कथन पर विचार कीजिए। क्या? भारत रत्न पुरस्कारों के बारे में कथन पर विचार कीजिए। अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, प्लीज़ कर लीजिए भैया। इतना मेहनत करते हैं भैया, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो क्या ही हो जाएगा, बताइए। तो ये प्रारंभ इसे कब किया था? 1954 में भारत रत्न का पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया था? जनवरी 1954 में किया गया था, बिल्कुल आपका सही है। मेडल की आकृति पीतल पत्ता, बिल्कुल आपका ये सही है। वर्ष 2025 में भारत रत्न डॉक्टर थीजो कुमारी को मिला है, बिल्कुल आपका ये सही है। 1 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता, बिल्कुल आपका ये गलत है, बिल्कुल आपका क्या है? तो गलत है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका 1, 2 और 3 आपका सत्य है, याद कर लीजिएगा। 74 नंबर प्रश्न देखिए, सरकारी योजना के बारे में असत्य है। सरकारी योजनाओं के बारे में कौन सा कथन आपका असत्य है? बताइए कौन सा कथन असत्य है? सौभाग्य योजना, हर घर बिजली, बिल्कुल आपका ये सही सुमेलित है योजना। सूर्योदय योजना, घरों के छत पर सोलर पैनल, बिल्कुल आपका सही है। पीएम कुसुम योजना, बागवानी विकास, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। देखिए, पीएम कुसुम योजना किसानों को सोलर पंप के लिए सरकारी द्वारा सब्सिडी, ये आपका हो जाएगा, याद रखिए, ये आपका नहीं होगा। बल्कि पीएम स्वनिधि योजना सूक्ष्म कृषि सुविधा, जो कि बिल्कुल आपका सही सुमेलित है, याद रखिए। इसमें बोला कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 75 की ओर। तो बिहार बजट 2026-27 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। बिहार बजट 2026-27 के संदर्भ में विचार कीजिए। तो उपयुक्त में कौन सा कथन आपका असत्य है, यानी कि कौन सा कथन आपका गलत है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन गलत है? देखिए, कुल अनुमानित व्यय कितना है? 34,000, देखिए 3,47,589 करोड़, बिल्कुल आपका ये क्या? तो ये आपका गलत है, याद रखिएगा। राज्य का राजकोषीय घाटा 2.99%, बिल्कुल आपका ये भी गलत है। राज्य कर के आय में सर्वाधिक भागीदारी वाणिज्यिक कर, बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। इसमें बोल रहा कौन सा कथन आपका असत्य है? तो 1 और 2 असत्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो हो गया समाप्त भैया। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।